नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो सेट नंबर 11 होगा, जो कि आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं। चलिए सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण, केरोसिन क्या होता है? द्रव होता है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे, पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठोस सॉलिड होता है। एक लिक्विड जिसको द्रव बोलते हैं, एक गैस होता है। इसमें क्या होता है, इसका अपना अपना गुण पाया जाता है। सॉलिड में जो गुण पाया जाता है, ये प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं। लिक्विड द्रव में जो गुण पाया जाता है वो पृष्ठ तनाव, उसके बाद केशिकत्व, श्यानता और प्लवन। ये द्रव का ये गुण होता है। द्रव में क्या क्या गुण पाया जाता है? तो इसमें सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। केशिकत्व की क्रिया पाई जाती है, श्यानता और प्लवन। और गैस में जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, वो वायुमंडलीय दाब इसमें होता है। उसी में से जब ये केरोसिन को आप देख रहे हैं, तो केरोसिन क्या है, एक लिक्विड है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें जो होगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाएगा, उसकी केशिकत्व की क्रिया, प्लवन, और एक हमारा क्या हो जाएगा, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो ये जो किसी भी बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, जो ये लालटेन जो हम लोग जलाते थे, वो बत्ती होता था, उसके बाद केरोसिन तेल उसमें डालते थे। तो क्या होता था, ऊपर वो आता था तभी तो। अब जैसे नया बत्ती हम लोग डालते थे, तो आप देखे होंगे नया बत्ती जैसे हम लोग लैंप या लालटेन जलाने के लिए डालते थे, वो ऊपर सूखा हुआ जो होता था तुरंत वो भींग जाता था। तो वो जो नीचे से ऊपर जो चढ़ रहा है, वो आखिर कोई किसी न किसी विधि या प्रक्रिया द्वारा तो चढ़ रहा होगा। बोलेंगे जी चल रहा होगा। वो जो चढ़ता था केशिकत्व के कारण चढ़ता था। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। और ये जो केशिकत्व की जो प्रक्रिया होती है, यह इसी सरफेस टेंशन के कारण आती है। इसमें जो केशिकत्व की जो प्रक्रिया आती है, जो स्टोव या लालटेन या लैंप हो गया, उसकी बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता है, उसमें केशिकत्व की प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन वो भी केशिकत्व की प्रक्रिया, जो बत्ती में नीचे से ऊपर तेल चढ़ना और ऊपर से नीचे का तेल का आना, वो सरफेस टेंशन के ही कारण होता है। और सरफेस टेंशन के ही कारण केशिकत्व की क्रिया आती है, जिससे किसी भी बत्ती में नीचे से ऊपर तेल और ऊपर से नीचे तेल आता है। तो यहाँ पे केशिकत्व है नहीं, और केशिकत्व भी जो होता है वो सरफेस टेंशन के ही कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में या तो सरफेस टेंशन दिखे आपको, या तो केशिकत्व दिखे, क्योंकि केशिकत्व की जो क्रिया होती है पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। एग्जाम में आपको तेल का ऊपर चढ़ना पूछे या तेल का नीचे चढ़ना पूछे, केशिकत्व मारेंगे। और केशिकत्व ऑप्शन नहीं दिखे तो सरफेस टेंशन मारेंगे, क्योंकि केशिकत्व की प्रक्रिया सरफेस टेंशन ही करवाती है। इस प्रकार इसका आंसर सरफेस टेंशन हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं इसका प्रासरण की, प्रासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये होता क्या है? चलिए आप लोगों को इसका डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि रात में यदि डाल देते हैं, जैसे रात में पानी में आप चना डाल दीजिए। पानी में क्या करते हैं, चना जब आप डाल देते हैं पानी में, चना डाल दीजिए या तो आप किशमिश डाल दीजिए। सुबह होते ही आप देखते होंगे वो चना और किशमिश क्या होता है, अपने आकार से बड़ा होता है, फूल जाता है। बोलेंगे जी बिल्कुल फूल जाता है। तो ये जो अपने आकार से बड़ा होता है, फूल जाता है, इसका मतलब कहेंगे कि अच्छा ये क्या किया, अपने अंदर पानी को सोख लिया या अपने अंदर पानी को ले लिया, तभी तो आकार इसका क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो ऐसा जो होता है वो प्रासरण के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? प्रासरण के कारण। या तो आप देखे होंगे उंगली जब पानी ज़्यादा देर में पानी में रखी हम लोग अपना उंगली, तो उंगली क्या होता है, उसका आकार चेंज हो जाता है, यूँ कहेंगे थोड़ा मोटा टाइप का दिखने लगता है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रासरण के कारण ये सब होने लगता है। तो प्रासरण में क्या होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। जो हमारी प्रासरण जो होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है कि जब कोई पदार्थ अपने अंदर पानी को खींच कर अपने आकार को बढ़ा लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडो, क्योंकि पानी अंदर लिया तो इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्मोसिस। अंतः प्रासरण बोलते हैं। एक बाह्य प्रासरण होता है, उसमें क्या होता है कि बाह्य प्रासरण में वो क्या होता है, वो अपने आकार से आपका क्या हो जाएगा, बाह्य प्रासरण में वो छोटा हो जाएगा। बाह्य क्यों हो जाएगा छोटा? क्योंकि किशमिश को जब सांद्र पानी में डालिएगा, यानी नमक, किसी पानी में नमक आप मिला दीजिए, उसमें आप किशमिश डालेंगे तो किशमिश क्या होगा, अपने आकार से छोटा हो जाएगा। कहेंगे अच्छा वो पानी जो है किशमिश के अंदर जो लिक्विड है उसको और खींच लेता है, तो वो छोटा हो जाता है। तो इतना इंडो और आपको एक्सो नहीं देखना है, सीधी सी इस बात जानना है कि प्रासरण में क्या होता है। इसके तहत या तो आप पानी में रखेंगे तो पानी अपने अंदर ले लेगा, या तो पानी में रखेंगे तो वो और क्या करेगा, अपने अंदर का पानी वो और क्या करेगा, पानी में ही छोड़ देगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा पानी में किशमिश का फूलना। पानी में किशमिश का फूलना किसका उदाहरण? प्रासरण का। उसके बाद पानी में किशमिश का सिकुड़ना। किस प्रकार के पानी में? जब उस पानी में कोई अशुद्धि मिलाएंगे, नमक वगैरह मिलाएंगे और वो सिकुड़ जाएगा, तो भी इसी का एग्जाम्पल। और प्रासरण का एग्जाम्पल क्या होता है? पौधों में क्या होता है, पढ़े होंगे, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी का अवशोषण। पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी का जो अवशोषण होता है वो प्रासरण विधि से ही होता है। किस विधि से होता है? प्रासरण विधि से। पौधों की जो जड़ है मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है, यानी कि ये पौधा जो है आपका, ये जो जड़ वगैरह है वो मिट्टी से पानी अवशोषित करता है। किस विधि से? प्रासरण विधि से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। पौधों के जल के परिवहन में, वही आंसर हो गया कि पौधे के जल के परिवहन में कौन सा विधि होता है? प्रासरण होता है। या पौधे जो जल ग्रहण करते हैं अपने जड़ के माध्यम से, वो हमारा प्रासरण विधि के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रासरण का उदाहरण आपको बता दिए। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण को क्या बोलते
बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ये क्या होता है हमारा डिफ्यूजन, इसका भी परिभाषा नहीं बताएंगे, परिभाषा नहीं जानना, एग्जाम्पल पूछता है। अब देखे होंगे जब हम लोग सेंट मारते हैं रूम में तो देखते हैं, और जो रूम में लोग रहते हैं या घर में रहते हैं तो उसको क्या होता है, स्मेल तुरंत क्या पता चल जाता है कि क्या तुम सेंट मारे हो जी। तो वो जो अचानक जो मारते हैं हम इस रूम में और उस रूम में पहुंच जाता है, ये किस विधि से, विसरण विधि से। विसरण का मतलब भी क्या होता है, ये एक जगह मारिएगा तो अचानक ये क्या होगा, फैलेगा। तो ये अगरबत्ती वगैरह जलाए, सुगंध एक घर से दूसरे घर में विसरण विधि से। खीर घर में बन रहा है, सुगंध एक घर से दूसरे घर में किसके तक, कौन विधि से ये पहुंच रहा है, तो विसरण विधि से पहुंच रहा है। मटन बन रहा है, मछली बन रहा है, उसका स्मेल एक घर में बनता है दूसरे घर में चला जाता है, तो बोलेंगे विसरण विधि से। यानी कोई भी स्मेल वो अच्छा हो खराब हो, यदि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है तो वो किस विधि से, विसरण विधि से पहुंच रहा है, उसको विसरण बोलेंगे। यानी एक जगह उसको मारे और चारों तरफ फैल गया तो उसको विसरण बोलेंगे। प्रासरण बता ही दिए, किसमिस का फूलना, पचकना, हाथ पानी में डाले रहेंगे, फूल जाना, प्रासरण। सरफेस टेंशन में तो बहुत सारा और एग्जाम्पल होता है, पानी की बूंद, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना सरफेस टेंशन के कारण, और बहुत सारा एग्जांपल है, बाद में बताएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, शायद आप लोग समझ पाए होंगे, और इसका उदाहरण एक जगह आप लोग लिख लेंगे, सभी का एग्जांपल पूछता है, और सभी का एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता दिया। विसरण में क्या बता दिया, परफ्यूम, अगरबत्ती, सिगरेट, कोई भी खाना पीने से लेकर जो सुगंध एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछ ले कि किसी घर में खीर बन रहा है और उसकी सुगंध दूसरे घर तक पहुंच रही है तो किस विधि के तहत, प्रासरण, पृष्ठ, तनाव या विसरण, तो बोलेंगे विसरण। डिफ्यूजन हो रहा है, गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है, और अक्सर अधिकतर तेजी से फैलता है गैसों में ही, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर पहले भी हम बता चुके, फिर दिए हैं ताकि आप लोग का रिवीजन होते रहे। LASER, इसके क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है। लेजर का फुल फॉर्म पूछता है, लेजर का फुल फॉर्म पूछने के बाद इससे किस प्रकार की किरण उत्पन्न होती है और किस प्रकार की प्रकाश उत्पन्न होती है, ये 3 चीजें इससे क्या होता है, पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो लेजर, L का मतलब लाइट होता है, A का मतलब एम्पलीफिकेशन होता है, और S का मतलब स्टिमुलेटेड होता है, E का मतलब इमिशन होता है, R का मतलब रेडिएशन होता है। लिख लीजिएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो पूरा नहीं लिखना, L का मतलब लिख लीजिए लाइट, ए का मतलब एम्पलीफिकेशन, एस का मतलब स्टिमुलेटेड, ई का मतलब इमिशन, और आर का मतलब रेडिएशन। ये फुल फॉर्म हो गया, बहुत बार पूछा जाता है। इससे क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की किरण उत्पन्न होती है, तो इससे जो किरण उत्पन्न होती है वो आपका उदीप्त किरण उत्पन्न होती है। किस प्रकार की किरण उत्पन्न होती है, उदीप्त या उदीपित किरण, ये उदीप्त भी इसको बोलते हैं, उदीप्त किरण उत्पन्न होती है। प्रकाश जो होती है वो एक बर्नी होती है। किस प्रकार की प्रकाश होती है, प्रकाश जो उत्पन्न होती है वो एक बर्नी होती है, एक बर्नी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इससे किस प्रकार का उत्पन्न होता है प्रकाश, तो एक वर्णी होता है, और जो विकिरण होता है वो कैसा होता है, उदीप्त विकिरण होता है, उदीपित या उदीप्त। और लेजर है क्या, तो लेजर एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। क्या है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है, ये भी चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा। लेजर क्या है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है। विद्युत चुंबकीय क्या है, युक्ति है, विद्युत चुंबकीय युक्ति। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। हमारे घर में जो बोर्ड लगा हुआ होता है, आप देखेंगे उसमें नापा जाता है किलो वाट आवर में, लिखा हुआ होता है बोर्ड में KWH, आप देखे होंगे। किलो वाट घंटा में क्या होता है, मापा जाता है। कितना बल्ब लगा है, क्या लगा है, उससे मतलब नहीं है। जो खपत होती है वो आपको क्या किया जाता है, जो आता है बिजली वाला वो क्या करता है, यूनिट देखता है। वो जो यूनिट होता है हमारा किलो वाट आवर में होता है। किलो वाट आवर चेक करता है और बताता है इतना यूनिट हुआ, इतना पैसा लाइए। कितना बल्ब जलाए, पंखा ऐसे फिर, उससे कोई मतलब नहीं है। कहेंगे अच्छा सर किलो वाट और आवर, कहेंगे अच्छा किलो को तो हटाइए, हमको वाट खोजना है क्वेश्चन में और आवर खोजना है। बोले जी बिल्कुल खोजिए। तो एक सुरंग में 100 वाट, इसके अलावा जो भी कुछ दिखे काटेंगे उसको। एक सुरंग में 100 वाट, बोलेंगे जी वाट तो दिख गया, कितना वाट, 100 वाट। क्षमता वाले 5 बल्ब, तो 5 बल्ब से मतलब है नहीं अभी, लगातार 20 घंटे। अच्छा बोलेंगे आवर भी मिल गया, ये दोनों के बीच इंटू का साइन है तो मिल गया 20। और हम लोग जानते हैं 1000, ये पहले देख लेते हैं इसको, ये 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000। इसको अब क्या करना है, किलो में बनाना है, क्योंकि ये तो हमारा 100 वाट है, 20 घंटा, तो ये हमारा कितना निकला, वाट इंटू घंटा निकला। लेकिन हमको किलो लगाना है, तो किलो लगाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे तभी तो किलो में आएगा। यदि ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, या नीचे 1000 से भागा दे देंगे तो ये हमारा किलो में, ये हमारा आ जाएगा किलो वाट घंटा में। तो ये 30 कैंसिल, तो इस प्रकार ऊपर सिर्फ बचा कितना, 2 किलो वाट घंटा। और 1 किलो वाट घंटा में जो होता है वो 1 यूनिट मेजर करता है बिजली वाले। तो यहाँ पे 2 किलो वाट है तो कहेंगे 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। 2 यूनिट एक बल्ब के द्वारा जो है आपका कितना यूनिट यूज किया गया, एक बल्ब के द्वारा 2 यूनिट यूज किया गया, क्योंकि एक ही बल्ब का निकाले। तो उसके बाद यहाँ है कितना, 5 बल्ब, तो इंटू कर देंगे कितना, 5 कर देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 यूनिट आपका हो जाएगा बिजली की खपत। यानी बिजली की जो खपत मापी जाती है वो हमारा किलो वाट घंटा में मापी जाती है। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है।
ठीक, कितना होता है 1 यूनिट होता है। 5 बल्ब जलाते तो 5 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट हमारा आया था क्योंकि 20 घंटा जला रहे थे, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 10 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। इतना भी आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो जो जो इसमें आपको दिखे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना पंखा बल्ब बोले सबको, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान में रहे kWh में रहना चाहिए। जो आपका समय दिया रहेगा वो घंटा में दिखना चाहिए, और जो क्षमता रहेगा वो आपको वाट में दिखना चाहिए। किलो में बदलने के लिए लास्ट में 1000 से भागा दे दीजिएगा। इसमें जो आपको संख्या दिख जाए, 100 दिख रहा है 100, 5 दिख रहा है 5, 20 दिख रहा है 20, और आँख मूंद के 1000 से भागा दे दीजिएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर 3 0 नीचे 3 0 कैंसिल, ऊपर बचा कितना 5 1 5 2, यानी 1 गुना 5 गुना 2 बराबर 10, यही यूनिट होगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि और एग्जाम में दिया कि 50 वाट क्षमता वाले क्या किया जाता है, 20 वो बल्ब जलाया जाता है, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना घंटा, तो 4 घंटा। या मान लीजिए कि 40 घंटा जलाया जाता है, तो क्या करेंगे, जितना आएगा नीचे सबसे 1000 से भागा दे देंगे। 1 0 1 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 10 40 बोलेंगे। 40 यूनिट उठा आपका बिजली बिल, 40 यूनिट आपका बिजली बिल उठा। अब 1 यूनिट का मान लीजिए 5 रुपया लेता है, 10 रुपया लेता है, तो मान लीजिए 5 रुपया लेता है तो 40 यूनिट है तो 5 चौक 20, 200 रुपया आपका हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में देता है कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का 5 बल्ब, 2 पंखा, 1 फ्रिज, क्या किया जाता है 2 फ्रिज चलाया जाता है कितना देर तक, तो वो 50 घंटा तक। कितना घंटा, 50 घंटा नहीं, मान लेते हैं 10 घंटा तक, 10 घंटा तक। तो बोलेगा कि 5 रुपये की दर से उसका बिजली बिल कितना होगा। तो 5 रुपया दर को नहीं खोजना है, हमको पहले यूनिट निकालना है। यूनिट निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, kWh। अभी क्या था, 100 वाट का था, 5 गो बल्ब था, 2 गो पंखा था, 1 फ्रिज था, कितना देर, 10 घंटा तक। अब बोले थे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, भागा कर देना है, तो 1 0 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0, ऊपर बचा 1 गुना 5 5, 5 गुना 2 10, तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका यूनिट। कितना निकला 10 यूनिट। अब क्या बोला था, 1 यूनिट का 5 रुपया, 5 रुपया की दर से पर यूनिट पूछ रहा था, तो कितना रुपया हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर बोलेंगे 50 रुपया हमको बिजली बिल देना पड़ेगा। तो शायद इस तरह की बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी 10 यूनिट हो गया। शायद जब भी कभी एग्जाम में आए तो शायद क्वेश्चन आप लोगों से ये नहीं छुपना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। यदि माइक्रोन की बात करेंगे तो इसमें 10⁻⁻6 मीटर होता है। यदि नैनो की बात करेंगे तो 9 से नैनो, 9 से 9, तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रम की बात करेंगे तो 10 के पावर एंगस्ट्रम S100, तो 10 के पावर 10 मीटर होता है माइनस। अब फर्मी मीटर में होता है 10 का पावर -15 मीटर। तो आप ये बताइए, माइनस सब में लगा हुआ है, तो माइनस में जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि -2 और -4, तो ये क्या है 2 बता रहा है, माइनस मतलब कर्जा में है, आप माइनस में है, ये 4 माइनस में है। तो बोलेंगे ना, जो व्यक्ति 2 रुपया कर्जा में है, जो व्यक्ति 4 रुपया कर्जा में है, तो 2 वाला ज़्यादा अमीर है 4 वाला से, यानी 2 वाला बड़ा है 4 वाला से, क्योंकि माइनस है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो माइनस है 10 के पावर -6, यानी इसी में से डिजिट देखना है, 6 9 10 15, तो 15 सबसे बड़ा है, लेकिन माइनस है तो सबसे छोटा हो जाएगा। और ये न्यूनतम इकाई पूछा है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो फर्मी मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम में कितना ये भी पूछता है, तो 10 के पावर -10 मीटर, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की चर्चा किया है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिटर्जेंट हो गया इंग्लिश शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपमार्जक। और इसका क्या नाम है, शोधन अभिकर्ता। और इसका दूसरा नाम क्या है, शोधन अभिकर्ता। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है, शोधन अभिकर्ता। ये तो इसका परिचय हो गया कि डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट का क्या क्या नाम है, और ये है क्या, तो एक प्रकार का ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। वैसे भी हम लोगों को पता होना चाहिए, कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक है हमारे धरती पे, तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है। ये अभी तक पूछे नहीं है, लेकिन भविष्य में आने वाले कभी पूछ न दे कि डिटर्जेंट क्या एक कार्बनिक पदार्थ है, पूछ भी सकता है। बात है ये डिटर्जेंट में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि कपड़ा साफ करने में यूज़ किया जाता है, बर्तन धोने में यूज़ किया जाता है, तथा अन्य कामों में यूज़ किया जाता है। जैसे सरफेस धोने में, घर ही धो रहे हैं, देखते हैं कोई लिक्विड हम लोग लाते हैं और छिड़क देते हैं, बहुत बढ़िया स्मेल रहता है, और सरफ की जगह उसी को डाल देते हैं, बढ़िया से धो लेते हैं। फिर हैंड वॉश वगैरह जो हम लोग लाते हैं, देखें धोने के लिए वो। उसके बाद बर्तन में जब हम लोग पटना में रहते थे तो देखते थे, या लाते थे, देखते नहीं थे, लाते थे, और वो एक हैंड वॉश की तरह होता था, और बर्तन साफ करने वाले पे ब्रश पे डालते थे, रगड़ते थे, बहुत बढ़िया स्मेल भी आता था और बर्तन भी साफ। सब के सब क्या है, डिटर्जेंट है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कपड़ा साफ करने में।
कपड़ा साफ करने में, बर्तन धोने में तथा अन्य कामों में तथा घर के फर्श साफ करने में वगैरह वगैरह काम में इसका यूज़ किया जाता है साफ करने में। आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि ये साफ हो जाता है? कोई भी पानी हो, मृदु ये कठोर जल हो, या कठोर जल हो, या ये आपका यूँ कहें कठोर जल हो या कठोर जल नहीं हो, यानी दोनों जगह बोलते हैं कठोर जल हो या कठोर जल नहीं, जिसको हम लोग मृदु जल भी बोलते हैं। एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है, दोनों में ये क्या होता है? सक्सेसफुल है, दोनों में ये काम करता है। तो इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है, उसका नाम है एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, पुराटे का नहीं, बेंजीन सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये पूरा नाम है। यानी डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट पाया जाता है। तो इतना बड़ा नाम ऑप्शन में देता नहीं है, सिर्फ सल्फोनेट लिख देता है। तो इस प्रकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका तो नाम बता दिए, क्या नाम है हिंदी में? इसका नाम अपमार्जक है। अपमार्जक को शोधन अभिकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में तथा अन्य कामों में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि साफ करने में मददगार होते हैं वो होते हैं एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, डिटर्जेंट में दो और रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो साफ करने में मदद नहीं करते लेकिन इसे सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। एक होते हैं सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है। ये क्या करता है? अपमार्जक को क्षारकता, यानी क्षारकता को क्या करता है? बढ़ाता है, क्षारकता को बढ़ाता है। ऐसे भी देखेंगे जब उसे टेस्ट करेंगे या टेस्ट नहीं करना चाहिए तो वो देखेंगे एक तरह से सॉल्टी टाइप का लगता है, तो क्षारकता बनाए रखता है उसमें। और दूसरा जो है उसको क्रिस्टलीय बनाए रखता है, क्रिस्टलीय भी बनाए रखता है वो उसमें किसके कारण? तो सोडियम सिलिकेट के कारण, सोडियम सिलिकेट के कारण वो क्या होता है? क्रिस्टलीय बनाए रखता है। ये दोनों साफ करने में यूज नहीं होता है बल्कि एक रासायनिक पदार्थ के रूप में रहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? शोधन अभिकर्ता। कहाँ का यूज़ किया जाता है? बर्तन धोने में, कपड़ा साफ करने में, अन्य कामों में इसका यूज़ किया जाता है, जिसको अपमार्जक भी बोलते हैं, शोधनकर्ता भी इसे बोलते हैं, शोधन अभिकर्ता भी बोलते हैं। इसमें जो आपका रासायनिक पदार्थ होता है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट पाया जाता है। दूसरी बात है, क्या ये दोनों जल में ये उपयोग लायक होता है? बोले जी, ये मृदु जल में भी और कठोर जल में भी। कठोर जल कहने का मतलब जिसमें आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें आसानी से झाग उत्पन्न होता है मृदु जल। तो ये दोनों प्रकार के जल में सक्सेसफुल होता है। और ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है डिटर्जेंट डालने से? यदि किसी पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं, सरफेस टेंशन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन को क्या करता है? ये घटा देता है, जिसके कारण क्या होता है? कठोर जल में भी कपड़ा हमारा क्या होता है? आसानी से साफ हो जाता है। क्योंकि कठोर जल में जो कपड़ा आसानी से साफ नहीं होता है उसमें तो बहुत सारे यौगिक का जो लवण घुले होते हैं उसके कारण, और सरफेस टेंशन ज़्यादा रहने के कारण क्या होता है? साफ नहीं होने देता। लेकिन डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन घट जाता है। तो ये एग्जाम में पूछता भी है कि डिटर्जेंट पानी में डालने से सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बोलेंगे सरफेस टेंशन घट जाता है। और ये जो डिटर्जेंट होता है हमारा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का क्या होता है? उच्च अणु होता है। इस प्रकार सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका जो आंसर होगा कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट सल्फोनेट है। इस प्रकार इससे संबंधित सारी बातें लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखिएगा? तो डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं, इसका अन्य नाम शोधन अभिकर्ता है। इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे साफ होता है कपड़ा या बर्तन या अन्य कोई चीज़ें फंसे वगैरह, तो उसमें जो रासायनिक पदार्थ होता है वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट पाया जाता है। ये जो होता है मृदु और कठोर जल दोनों में क्या होता है? उपयोगी होता है, दोनों में ये सक्सेसफुल होता है। और पानी में से डालने से सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है। एग्जाम में पूछता है कठोर जल में घुलनशील होता है? जी बिल्कुल घुलनशील होता है, तभी तो कपड़ा साफ होता है। ये हो गया। दूसरी बात और एग्जाम में पूछता है कि ये जो इसमें जो लवण होते हैं उसके लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उच्च अणु होते हैं। इस प्रकार इससे संबंधित सारा क्वेश्चन बता दिए। एक और होता है कृत्रिम प्रक्षालक, वो भी सिर्फ सेम डिटर्जेंट जैसा काम करता है, जो गुण इसका होता है कृत्रिम प्रक्षालक का भी वही होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें क्वेश्चन है जियोडेसी वह विज्ञान जो संबंधित है। जियोडेसी इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में भूगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगणित बोलते हैं। भूगणित क्या करता है? भूगणित से ये तात्पर्य है, ये भूगणित ये बताता है कि पृथ्वी का आकार कैसा होगा, भार कितना होगा, घनत्व कैसा होगा, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जियोडेसी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पृथ्वी का आकार, भार एवं घनत्व का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यूँ कहें पृथ्वी का आयाम और पृथ्वी की ऊंचाई एवं डिप्रेशन की माप की जाती है। इसमें जो इसका आंसर होगा बी एवं सी दोनों होगा, क्योंकि आप लोगों को बताए थे अभी जस्ट कि पृथ्वी का आकार रूप हो गया, आकार, भार एवं घनत्व जियोडेसी के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तो आयाम हो ही गया, आयाम में इसका क्या हो जाएगा? आकार वगैरह आ जाएगा, भार एवं घनत्व, इसकी ऊंचाई वगैरह ये आ जाएगा आपका। रूप एवं आकार की बात करेगा तो इसका बी और सी दोनों आंसर होगा, क्योंकि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन इसमें है सारे किसी न किसी पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो इसे उस ऑप्शन 5 नहीं है जो सभी का सभी, ऑप्शन ई नहीं है जो कि एक से अधिक आंसर इसमें होता है। तो बी और सी इसका आंसर होगा। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी क्या है? डालडा। डालडा तो आप देखे ही होंगे, सभी को हम लोग सारे के सारे लोग परिचित हैं डालडा से। इनसे 4 बातें आपको याद रखना है। ये वनस्पति तेल अर्थात तेल से ये जो डालडा घी बनता है, डालडा देखें घी के जैसा होता है, तो ये तेल से जो डालडा बनता है ये किस प्रक्रिया के तहत बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हाइड्रोजीकरण क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने में प्रयुक्त होने वाली गैस पूछ रहा है, लेकिन पहले इनसे 4 बातें सीखेंगे हम। ये बनता किस प्रक्रिया के तहत? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से बनता है। तो इसमें जो भाग लेता है गैस, उस गैस का क्या नाम है? तो हाइड्रोजनीकरण से ही पता चल रहा है आपको कि हाइड्रोजन गैस है। क्या पूछेगा? एक गैस पूछेगा। फिर पूछेगा इस प्रक्रिया में यानी हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कौन कार्य करता है? तो बोलेंगे निकेल करता है। निकेल का चूर्ण करता है, ये एक पूछेगा। दूसरा क्या पूछता है? तापमान भी पूछता है, याद रखिएगा। तापमान जो होता है कितना रखा जाता है इस हाइड्रोजनीकरण में? तो 150 से 180, यानी डालडा बनाने में, वनस्पति तेल से डालडा बनाने में तापमान कितना होना चाहिए? 150 से 180। उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? निकेल का चूर्ण। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटाता है या बढ़ाता है। और कौन सा गैस का कौन सा गैस इसमें भाग लेता है वनस्पति तेल से घी बनाने में? तो हाइड्रोजन गैस भाग लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार 4 बातें याद रखिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले गैस को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, और भाग लेने वाले उत्प्रेरक को निकेल चूर्ण बोला जाता है। और तापमान जो होता है 150 से 180 होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इतना लंबा क्वेश्चन नहीं समझना, यूं समझना है किसी भी नशेबाज को पुलिस के द्वारा कैसे चेक किया जाता है, कैसे साबित किया जाता है वाकई में ये दारू पिया है। यही बता कैसे चेक किया जाता है कि वाकई में दारू पिया है। तो देखे होंगे आजकल के जो पुलिस पकड़ते हैं, ऐसे भी बिहार में शराब बंद है, तो अब देखे होंगे जैसे ही पकड़ता है बोलता है लो फूंको। तो 4-5 चीज़ें इसमें याद रखना है। एक तो यानी पुलिस जो उपकरण लेके चलती है उसको क्या बोलते हैं? तो वो जो उपकरण होता है याद रखिएगा, उपकरण का जो नाम होता है उसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर। क्या बोलते हैं? ब्रेथ मतलब सांस ही होता है। ब्रेथ एनालाइजर यानी जो सांस होता है उसका क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर बोलते हैं या ब्रीथलाइजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रीथलाइजर। ये उपकरण का नाम हो गया, यानी पुलिस जो उपकरण लेके चलती है उसको बोलते हैं ब्रीथ एनालाइजर। इस ब्रीथ एनालाइजर में एक फिल्टर पेपर होता है, और इस फिल्टर पेपर में क्या होता है? एक घोल होता है आपका। फिल्टर पेपर जो होता है, इस जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, यूँ कहें उसमें फिल्टर पेपर और साथ में क्या होता है? घोल होता है। किसका? तो K2Cr2O7 ये तो नहीं पूछता है। और किसका होता है? H2SO4 का, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? घोल होता है। और इस घोल का जो कलर होता है फिल्टर पेपर में, ये जो कलर होता है लाल भूरे रंग का पहले से होता है, लाल भूरा। इसका जैसे कोई शराबी व्यक्ति को पकड़ता है, बोलता है फूंको, तो जैसे वो फूंकता है तो जो उसका कुछ अल्कोहल की मात्रा क्या होती है सांस के थ्रू, वो इस सॉल्यूशन से पार करता है। जैसे पार करेगा तो ये सॉल्यूशन का कलर यानी K2Cr2O7 H2SO4 का जो विलयन है, इसका जो लाल एवं भूरा रंग है, ये लाल भूरा रंग नहीं होके इसका रंग हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा। यानी कि K2Cr2O7 और क्या है इसमें? H2SO4 इसका क्या है? विलयन है। तो कोई व्यक्ति फूंकेगा तो उसमें क्या मिल जाए? इथाइल अल्कोहल, जो बोलेंगे C2H5OH, वही तो शराब होता है ना। तो पहले से ये दोनों का कलर क्या है? लाल एवं भूरा है। क्या है? लाल और भूरा। यदि कोई व्यक्ति शराब पिए होगा तो जैसे फूंकेगा तो इस सॉल्यूशन से उसका सांस गुजरेगा तो उसके साथ ये कुछ मात्रा में अल्कोहल जाएगा, तो इसका कलर अब लाल भूरा नहीं होकर हरा हो जाएगा। तो पुलिस बोलेगा सुनो बाबू, तुमने शराब पी रखा है, दारू पिया है, अब तुमको सजा मिलेगा। यदि ये हरा नहीं होकर लाल भूरा ही रह जाएगा तो बोलेंगे क्या है? तुमने शराब नहीं पिया है, चलो ठीक है तुम। और ये सांस तेजी से फूंकवाया जाता है, आप सुने होंगे, जितना तेजी से फूंकेगा और पिए रहेगा तो उतना डीप यानी गहरा हरा रंग होगा, तो इससे और ज़्यादा पहचान में आता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें कन्फ्यूजन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखिएगा, क्यों? तो इसका फॉर्मूला ये होता है K2Cr2O7। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों? क्योंकि क्रोमियम है 2 गो, इसीलिए एक के लिए मोनो और 2 के लिए डाई होता है। याद रखिएगा, डाई हमेशा होगा, परमैंगनेट नहीं होगा। डाई हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ क्या होता है? H2SO4। ये घोल होता है फिल्टर पेपर में। क्या होता है? घोल। और इसका कलर क्या होता है? लाल और भूरा होता है। अभी तक पूछा एग्जाम में नहीं है, कभी पूछ भी सकता है इसका कलर लाल भूरा। और जब कोई व्यक्ति फूंकेगा तो अल्कोहल की मात्रा C2H5OH जाएगा तो उसका कलर हो जाएगा हरा रंग हो जाएगा। तो एग्जाम में याद रखिएगा आप लोगों।
कि फूकने के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है, इसका कलर लाल भूरा से क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है। फूकने के बाद, फूकने से पहले क्या होता है, तो लाल और भूरा होता है। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। अग्निशमक में देखे होंगे आप, जो हॉस्पिटल वगैरह हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है। अग्निशमक उसी को बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जो देखे होंगे सिलेंडर के रूप में टांगा हुआ होता है। जैसे कहीं फायर वगैरह आग लग गया, फटासा ले जाता है, उसको दाबता है, तो देखेंगे व्हाइट कलर का उससे गैस निकलती है, धुआं का टाइप, और आग को बुझा देता है। वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्चुअली सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकेंगे हम लोग, इसमें और सीखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर निकलता कैसे है, आखिर उसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें जो भी क्रिया करवाई जाती है वो करवाई जाती है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रिएक्शन करवाया जाता है वो H2SO4 के साथ करवाया जाता है। जब करवाया जाता है तो बनता क्या है हमारा, ये तो Na+ धनायन है और इधर का क्या है, ऋणायन है। तो ये दोनों मिलकर बनेगा क्या हमारा, Na2SO4। उसके बाद इससे निकलेगा पानी, और उसके बाद इससे जो गैस निकलेगी वो CO2 निकलेगी। यही CO2 क्या होता है, हमारा आग बुझाने में काम में आती है। तो सिलेंडर में जो अभिक्रिया होती है किन दो रसायनों की होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट यानी एक लवण के रूप में अंदर उत्पाद बन के रह जाता है, और थोड़ी मात्रा में क्या होता है, वो पानी बनता है। उसके बाद एक गैस बनती है, वही जो गैस है आग लगी को बुझाने में काम में आता है। जहाँ पे आग लगा होता है यही गैस बुझाने में काम आता है। बनता प्रोडक्ट ये 3 है, लेकिन 2 कोई काम का नहीं। इसमें जो काम का आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये दोनों एग्जाम में पूछता है कि ये जो अग्निशमक या फायर एक्सटिंग्विशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें किन दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसके रिएक्शन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ ही Na2SO4 H2O बनता है। ये याद आपको रखना है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। आप लोग इसे लिख लेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है आप लोग हर एक, ये आप क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मॉल में दिखते हैं, बड़े बड़े दुकान में देखते होंगे आप लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखते हैं, छोटे हॉस्पिटल में भी देखते हैं, स्टेशन पर भी आप देखते हैं, जो स्टेशन पैनल रूम वगैरह होता है, या वैसे जगह जहाँ पर आग लगने की संभावना होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी व्यवस्था किया जाता है। इसमें जो गैस होती है आग बुझाने में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4, इन्हीं के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अलवणीकरण किया जाता है किसका, समुद्री जल का। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि लवण युक्त समुद्री जल होता है, ज़्यादा खारा जल होता है, इसलिए पीने योग्य बनाना है, तो लवणीकरण को हटाना है, और लवणीकरण करेंगे तभी तो पीने योग्य बनेगा। बिल्कुल। प्रतिलोम प्राश्रम किसको बोलते हैं, इसको आरओ बोलते हैं, जो कि सुने होंगे कि आरओ का पानी चाहिए। तो ये आरओ क्या है, ये आर का मतलब रिवर्स, ओ का मतलब ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर का मतलब प्रतिलोम, ऑस्मोसिस का भी जस्ट बताए प्रासरण होता है। तो प्रतिलोम प्रासरण के जो भी कैंट वगैरह जितना सब देखते हैं कि ये सब प्यूरीफायर वाटर सब लगा रहता है, किस पे काम करता है, आरओ पे काम करता है। जिसको आरओ तो हम बोल देते हैं, अरे आरओ वाटर चाहिए, लेकिन उसका हिंदी होता है प्रतिलोम प्रासरण। और एग्जाम में आता है तो भूल जाते हैं, लगता है अरे ये नया चीज़ पूछ दिया, लेकिन वो सारी चीज़ हम लोग अवगत रहते हैं उसे। तो ये पेयजल बनाने योग्य किसका यूज़ किया जाता है, सॉरी कॉल आ गया था। ये प्रतिलोम प्रासरण बता दिए, पीने योग्य जल जो बनाया जाता है, जो कि ये भी आरओ जो काम करता है, आरओ कैंट, ये TDS पे काम करता है। आप लोगों को ठीक लगता है, पिछला सेट में बताएं, टोटल डिजोल्व सॉलिड जो होता है ये WHO के अनुसार कितना होना चाहिए, 350 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए 1 लीटर में TDS। ये आदर्श आरओ माना जाता है, जो आदर्श आरओ माना जाता है, या आदर्श शुद्ध पानी पीने योग्य माना जाता है, जिसमें 1 लीटर में 350 मिलीग्राम TDS होना चाहिए, टोटल डिजोल्व सॉलिड। ये हो गया आपका। विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित है, लेकिन पार्श्वीकरण ये दूध से संबंधित है। चाय में क्यूरिंग होती है, चाय में क्या होता है, क्यूरिंग होता है, लिख लीजिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है। ये ऐसा इसलिए हम डालते रहते हैं क्वेश्चन इस तरह का, ताकि देखिए अब 4 क्वेश्चन एक जगह हो गया, ऐसे अलग अलग इसे बनाते तो 4 अलग अलग क्वेश्चन बनता, तो एक ही क्वेश्चन में हम 4 चीज़ें सीखे। तो चाय में क्यूरिंग होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व की चर्चा किया गया। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि 2 चीज़ याद रखिएगा, एक स्थूल, इसी को बोलते हैं बृहद, स्थूल को ही क्या बोलते हैं, बृहद। बृहद नहीं देखे कभी स्थूल पूछता है, बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व बताए थे 6 है। कौन कौन सा, नाम प्रदीप कुमार CAMGS, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये है पौधों का पोषक तत्व जो है, बड़े पैमाने पे ये पोषक तत्व होता है पौधों में। कौन कौन सा, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाम प्रदीप कुमार CAMGS। नाइट्रोजन का क्या काम है पौधों में, तो ये क्या करता है, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि इसकी कमी हो जाएगा तो विकास एवं वृद्धि रुक जाएगी, साथ ही पौधे के जो हरे पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। फॉस्फोरस का क्या काम है, जड़ों को मजबूत करना। जड़ों को मजबूत कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है, तो ये स्टोमेटा के खुलने और बंद करने का कार्य जो होता है पोटेशियम का ही कार्य होता है। इस प्रकार मैंने
ये पहला 3 का ये मेजर कार्य आपको बता दिया। और स्थूल बृहद पोषक तत्व 6 बता दिए। नाम प्रदीप कुमार, CAMGS, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यदि सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे, एग्जाम में सूक्ष्म लिखा आएगा या तो लघु लिखा आएगा। लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व की यदि चर्चा करेगा तो 7 याद रखना है। कौन कौन? तो बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, उसके बाद मेमोलॉजी याद रखिएगा। मेमोलॉजी कहने का मे से मतलब मैग्नीज, मो का मतलब मोलिब्डेनम Mb, लो का मतलब लोहा Fe, जी का मतलब जेडन जिंक। तो इस प्रकार 7 याद रखना है आप लोगों को। बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, और 4 को याद रखना है मेमोलॉजी से मैग्नीज, मो से मोलिब्डेनम, लो से लोहा, जी से जिंक याद रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो सूक्ष्म में 7 आता है। कौन कौन सा? तो आपका एक आयरन आता है, बोलेंगे जी आता है। मेमोलॉजी में लो से लोहा आयरन आता है। और पहला 3 है बोरोन, कॉपर और क्लोरीन। तो कॉपर तो तांबा को ही बोलते हैं, तो ये कॉपर तो है। देखिएगा कभी तांबा हिंदी में लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना, तांबा। उसके बाद मेमोलॉजी में मे से मैग्नीज तो है, बोलेंगे जी मेमोलॉजी में। मै से मैग्नीशियम, मेमोलॉजी में मैग्नीशियम नहीं आएगा। मेमोलॉजी में ये मैग्नीशियम याद करना है, जो कि क्या है, ये बृहद पोषक तत्व है। क्या है? CAMGS बताए थे। नाम प्रदीप कुमार, CAMGS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये मैग्नीशियम है। ये क्या है? मैग्नीशियम है। तो मेमोलॉजी में आपको में से मैग्नीशियम नहीं, इसमें से मैग्नीज ध्यान देखना है। में से क्या? मैग्नीज, में से मैग्नीज ध्यान देना है, मैग्नीशियम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पूछ रहा है। ये 3 का 3 क्या है? 3 का 3 हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, जबकि ये बृहद पोषक तत्व है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। जो बताते हैं इसको लिख लीजिए, हमेशा रिवीजन करते रहिए, कभी नहीं छूटेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भोजन का विषाक्त होना या बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से होता है, यानी किस जाति के संदूषण से होता है या किस भोज पदार्थ से होता है। तो ये भोजन का विषाक्त होना, जिसको बाटुलिज्म बोलते हैं, ये जो होता है ये आपका होता है संक्रमित जल या किसी भोज पदार्थ से होता है। किसी भोज पदार्थ से होता है। वो खाना क्या होता है? विषैला हो जाता है। भोजन का विषाक्त होना, जिसको इंग्लिश में बाटुलिज्म बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण नहीं, ये समझ किसके कारण? तो संक्रमित जल एवं भोज पदार्थ के कारण। तो कहीं ना कहीं ये संक्रमित जल और भोज पदार्थ में कोई ना कोई तो ऐसा बैक्टीरिया या विषाणु होगा, कवक होगा, जो कि ये क्या करता है? भोजन को विषाक्त बनाता होगा, भोजन को विषैला बना देता होगा, जो कि बहुत ही खराब लगता होगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक होता होगा। तो ये जो इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम पाए जाते हैं, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम पाए जाते हैं। इसके कारण भोजन क्या होता है? विषाक्त हो जाता है। इसके अलावा एक और जीवाणु होते हैं, साल्मोनेला जीवाणु। याद रखिएगा दोनों, साल्मोनेला जीवाणु या क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम जीवाणु के कारण क्या होता है? भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है, भोजन जहरीला हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बाटुलिज्म बोलते हैं। तो भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो सिंपली यदि जीवाणु नहीं दे तो देगा वो संक्रमित जल या भोज पदार्थ, संक्रमित जल या दूषित भोज पदार्थ देगा, या जीवाणु पूछेगा तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम या साल्मोनेला जीवाणु। तो याद रखिएगा। तो ये या तो पूछ दे भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक, तो बोलेंगे जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम या साल्मोनेला जीवाणु। इस प्रकार शायद आप लोगों को याद रहेगा। यदि बात करेंगे एजेटोबैक्टर, तो ये क्या है? हमारा जैविक उर्वरक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम एवं राइजोबियम। ये क्लास्ट्रीडियम सिर्फ स्पेशल, क्लास्ट्रीडियम के साथ बाटुलिन, ये क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम जीवाणु का नाम है। तो बाटुलिम साथ में नहीं लिखा है, सिर्फ क्लास्ट्रीडियम लिखा है। तो जबकि एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम, ये सब का सब क्या है? राइजोबियम, सब का सब आपका जैविक उर्वरक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, क्योंकि पौधा जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार आप लोगों को याद रहना चाहिए एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, जबकि क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम जीवाणु के कारण भोजन का क्या होता है? विषैला होता है। उसके बाद राइजोबियम, ये सब क्या है? हमारे जैविक उर्वरक है, जबकि इसका जो आंसर होगा क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम होगा। लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है? लैक्टोबैसिलस भी एक जीवाणु है, जो दूध से जो दही बनता है, दूध को दही बनाने वाले जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है। शायद इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आया होगा। एजेटोबैक्टर क्या है? जैविक उर्वरक है। और सिर्फ क्लास्ट्रीडियम पूछे तो वो भी एक क्या है? जैविक उर्वरक है। राइजोबियम भी जैविक उर्वरक है, जो क्या करता है? मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में बदलता है। पौधे नाइट्रोजन को नहीं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसी नाइट्रेट से, यानी अर्थात उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसी से पौधे का समुचित विकास होता है। जबकि यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम जीवाणु, बाटुलिम यहाँ छोटा हुआ है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिम के कारण भोजन का विषैला होता है। इस प्रकार शायद 12 नंबर क्वेश्चन याद रहेगा, अब इसे लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है किसे? तो इसे ज्ञान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि एक बार एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, हाल फिलहाल में पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन अब बिहार दरोगा में आ जाते हैं, जो कि लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोगों को भी जानना चाहिए। हाल फिलहाल के यदि एग्जाम में पूछा गया तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है किसे? ज्ञान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीव विज्ञानों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वो सबसे अधिक कीटों की है। कीट किस में आता है? तो आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो कभी कीट नहीं देके पूछ ले कि ये जो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किस वर्ग का है, तो बोलेंगे आर्थ्रोपोडा का है। या कीट रहे तो कीट मारेंगे, आर्थ्रोपोडा रहेगा तो आर्थ्रोपोडा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो मारेंगे। क्यों? अब तक क्योंकि 15 लाख से अधिक जातियों की संख्या की पहचान की गई, जिसमें से 10 लाख कीट की जनसंख्या ही है इसमें, 4 लाख जो है वो पादप है। यानी 15 लाख से अधिक जनसंख्या की जो पहचान की गई है अब तक पादप एवं प्राणी जगत में, उनमें से 10 लाख कीटों की ही पहचान की जा चुकी है, जबकि 4 लाख पादप की। यानी कीट के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो है पादप का, और पहला किसका है? कीट का। तो या तो कीट देगा या तो आर्थ्रोपोडा देगा, क्योंकि कीट जो आता है आर्थ्रोपोडा में ही आता है, और दूसरा जो स्थान है वो पादप का है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो कीट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है कि सूचनाओं के प्रक्रम के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? ये भी किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ये भी इस क्वेश्चन को इसलिए हम डाले हैं क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम में यदि पूछा गया है तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी कहीं पूछे जाएंगे। यही सब आउट ऑफ सिलेबस हम लोग को लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं चिंतन। क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन थोड़ा और लगता है एक जगह लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में आए तो कभी नहीं छूटेगा। सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं चिंतन। यही साइकोलॉजी वगैरह का जो क्वेश्चन बनता है इसी से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? यानी ये पूछा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो किस अंग में स्रावित होता है, अर्थात किस अंग से निकलता है। तो आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि इसका जो श्रवण होता है वो किससे होता है? अमाशय से होता है। किससे होता है? अमाशय से। अमाशय का भी कौन सा भाग? तो फंडिक भाग से होता है। कौन सा भाग? फंडिक भाग। चलिए इसका एक बार हम फिगर आप लोगों को दिखा देते हैं, शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। शायद ये फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही हमारा टोटल क्या है? अमाशय है। क्या है? अमाशय। ये क्या है? अमाशय है। अमाशय का 3 पार्ट, यहाँ से लेकर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर जो ये वाला पार्ट है, इसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। कार्डियक पार्ट क्यों? क्योंकि ये हमारा कार्डियक हृदय से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक जो पार्ट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? फंडिक भाग बोलता है, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि ये कांटानुमा की तरह एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, जिसको रूगे बोलते हैं, या रूगी लिखा आएगा हिंदी में, रूगे या रूगी, जो कि भूख लगने पर यही पेट में क्या होता है? बोलते हैं चूहा कूद रहा है, या भूख लगने के बाद पेट में चुभन होने लगता है। किसके कारण? तो यही रूगे के कारण। और ये रूगे कहाँ पाया जाता है? तो ये अमाशय के फंडिक भाग में। उसके बाद ये जो एक छोटा सा भाग बच जाता है यहाँ से लेकर ये वाला छोटा भाग, इसी को पायरोलिक रीजन बोलते हैं, या तो बोलते हैं हम लोग इसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। पायरोलिक रीजन या जठर ग्रंथि, इसी से हमारा 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है और एक रेनिन निकलता है। पेप्सिन जो हमारे दूध के अलावा जो खाद्य पदार्थ से जो प्रोटीन आता है उसको पचाने का कार्य करता है, और रेनिन किसको पचाने का कार्य करता है? जो दूध में पाया जाता है एंजाइम उसको पचाने का कार्य करता है। दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन उसको पचाता है ये एंजाइम। तो इस प्रकार चलिए फिगर आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि इसी कार्डियक भाग से इसी कार्डियक भाग से क्या निकलता है? HCl निकलता है। HCl कहाँ से श्रवण होता है? कार्डियक भाग। तो सीधी पूछे अमाशय आंसर तो देंगे ही, लेकिन स्पेशल पूछ दे कि अमाशय के किस भाग से? तो कार्डियक भाग से। फंडिक भाग में रूगे कहाँ पाया जाता है? तो सीधा अमाशय रहे तो अमाशय आंसर मारेंगे, लेकिन ये दे अमाशय के किस भाग में रूगे पाया जाता है जो भूख लगने के बाद क्या होता है? चुभन महसूस होता है, तो बोलेंगे अमाशय के फंडिक भाग में। यदि सीधी पूछ दे कि हमारा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो निकलती है वो कहाँ से? तो अमाशय से, लेकिन अमाशय के किस भाग से? तो बोलेंगे ये पायरोलिक ग्रंथि से, पायरोलिक भाग से या जठर ग्रंथि से निकलता है। चलिए इस प्रकार आप लोगों को फिगर दिखाए, चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? हाइड्रोलिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो बता दिए ये अमाशय से। अमाशय के किस भाग से? तो ये होता है कार्डियक भाग से। किस भाग से? कार्डियक भाग से। ये HCl की बात है। यदि HCl की चर्चा करेंगे, HCl भोजन को करता क्या है? जो भोजन क्षारीय होता है, जो स्पाइसी वगैरह हम लोग खा लेते हैं, ज़्यादा मसालेदार तीखा खा लेते हैं जो खाना, उसको क्या करता है? ये उसको अम्लीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय बना देता है ताकि भोजन को पचाने में सहूलियत हो। दूसरा और क्या इसका कार्य होता है कि ये जो निष्क्रिय एंजाइम होता है, जो पेप्सिन और रेनिन निकलता है, पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम निकलता है हमारा किससे? पायरोलिक ग्रंथि से, जो अमाशय का ये निचला भाग से जो निकलता है, उसको वो पहले क्या होता है? निष्क्रिय होता है, तो इसको सक्रिय करने का कार्य करता है। कार्य इसका क्या हो गया? तो अम्लीय, ये क्षारीय भोजन अर्थात स्पाइसी भोजन को, मसालेदार चटपटा भोजन को अम्लीय में बनाने का कार्य करता है ताकि भोजन आसानी से पचे। दूसरा इसका कार्य क्या हो गया कि भोजन के साथ जो विषाणु आ गया, और विषाणु
जो हानिकारक जीवाणु आ गए उसको मारने का ये क्या करता है, कार्य करता है। जो लाइसोजाइम लार के साथ निकलता है पहली बार मुंह में, उसके बाद जो भोजन के साथ में जो भी हमारा हानिकारक जीवाणु होता है उसको मारता है। उसके मारने के बावजूद जो और बच जाता है खाना के साथ और आ जाता है, तो यहाँ आमाशय में कौन मारने का कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक करता है। एक भोजन को, स्पाइसी भोजन को अम्लीय बनाता है, उसके बाद हानिकारक जीवाणु को मारता है। तीसरा कार्य क्या है कि निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में बदलने का कार्य करता है। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में बदलने का कार्य करता है। ये सारा इसका क्या हो गया, काम हो गया। तो ये अमाशय से आपका निकला ही है, और अमाशय बता ही दिए। उसके बाद यदि बात करेंगे यकृत, तो यकृत हमारा क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग है। यकृत किसका भाग है, छोटी आंत का, या क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं। और वो भी छोटी आंत का किससे जुड़ा होता है, तो डेडूनम, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। किससे, तो डेडूनम से। इससे एक रस निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतरस बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू बहुत एग्जाम में आता है, 1.5 से 1.8 याद रखिएगा पीएच वैल्यू किसका, HCl का पीएच वैल्यू। तो यकृत हमारा ग्रहणी से जुड़ा होता है, और इससे निकलता है क्या, अभी आप लोगों को बताए थे, पीतरस निकलता है। पीतरस यानी पीतरस का जो निर्माण होता है वो यकृत से होता है, लेकिन ये जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में। कौन, तो पीतरस। और पित्ताशय के अलावा और कहाँ जमा होता है, तो ग्रहणी में। एग्जाम में आता भी है कि पित्ताशय के अलावा और कहाँ जमा होता है, ग्रहणी में। लेकिन बड़ी मात्रा में पित्ताशय के पास जमा रहता है, ग्रहणी में कम मात्रा के पास जमा होता है। ये प्रत्येक दिन पीतरस निकलता कितना है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, जो कि क्षारीय होता है, जो कि इसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है, पीएच वैल्यू इसका। ये भी क्या करता है, भोजन जो अम्लीय जो आता है अमाशय से भोजन यकृत में, अम्लीय को फिर ये क्षारीय बनाता है ताकि आसानी से बचे। पीतरस पर डे जो निकलता है हमारा, पीतरस जो पर डे निकलता है वो कितना, 800 से लेकर 1000 ml पर डे ये स्रावित करता है। कौन, तो ये यकृत करता है। उसके बाद जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में। इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, एक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कौन सा, बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, जब हम लोगों को क्या होता है, जॉन्डिस वगैरह होता है, क्या होता है, जॉन्डिस वगैरह होता है, जो शरीर पीला पड़ जाता है, उसमें इसी वर्णक का मात्रता क्या होता है, खून में अधिक हो जाता है बिलीरुबिन के कारण। और बिलीवर्डिन के कारण जो होता है, पीतरस हल्का क्या होता है, जो कि सुने होंगे, पीतरस जो हमारा होता है किस रंग के कारण, हरा नीला दिखता है पीतरस, तो बिलीवर्डिन के कारण थोड़ा पीतरस हरा और नीला दिखता है। और इसमें एक लवण पाया जाता है पीतरस में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बता दिए आप लोगों को कि पीतरस का पीएच वैल्यू 7 पॉइंट क्या होता है, 7 होता है। और इसमें एक लवण जो पाया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, जॉन्डिस के समय हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, और बिलीवर्डिन के कारण इसका खुद का जो रंग हरा नीला होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। ये स्रावित होता है यकृत से, जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और ग्रहणी में जमा होता है। और बाकी बात अग्नाशय से पता है, ये भी छोटी आंत का भाग है, ये भी डेडूनम से जुड़ा होता है। इससे क्या निकलता है, लेट एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पचाने का कार्य करता है, लाइपेज आपको वसा को पचाता है, एमाइलेज किसको, तो कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। इस प्रकार ये आंत से कोई मतलब है नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आमाशय, और सारा का डिस्कशन कर दिए, और चाहे तो आप लिख लेंगे सुन के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उड़ने वाली स्तनपायी। तो स्तनपायी यानी वैसा जीव जो स्तनधारी है, और स्तनधारी अक्सर उड़ता नहीं है। तो एग्जाम में वही पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है। तो ये अपवाद हो गया ना भाई, कि स्तनधारी बच्चा देने वाले वो जीव हैं, स्तनधारी हैं, और वो क्या होते हैं, वो उड़ते हैं। तो जी बिल्कुल, तो ये वैसा स्तनधारी जो स्तनधारी होते हुए भी उड़ते हैं, और वो पक्षी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ते हैं, तो वो चमगादड़ है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, एग्जाम में आता है, चमगादड़ भले उड़ता है, लेकिन क्या है, चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। यानी वैसा स्तनधारी जो उड़ता है पक्षी की तरह, उसका नाम है चमगादड़। तो एग्जाम में आता है चमगादड़ क्या है, पक्षी है, स्तनधारी है। तो एग्जाम, तो हम लोग को लगता है चमगादड़ उड़ता है तो पक्षी है, नहीं, चमगादड़ स्तनधारी है, एक्सेप्शन है। एकमात्र वैसा स्तनधारी जो हवा में उड़ता है उसे बोलते हैं चमगादड़, पक्षी की तरह उड़ता है चमगादड़। अच्छा, कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो स्तनधारी तो बच्चा देता है, लेकिन वो बच्चा दे के नहीं अंडा देता है। कुछ ऐसे स्तनधारी जो क्या होते हैं, बच्चे नहीं दे के अंडा देते हैं। वो क्या है, तो एक तो है एकिडना, याद रखिएगा, और दूसरा है डकविल प्लेटिपस। डकविल प्लेटिपस, दो नाम याद रखिएगा। वैसा स्तनधारी जो बच्चा नहीं दे के अंडा देता है, ये भी अपवाद है। तभी तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्तनधारी क्या होता है, स्तनधारी बच्चा देता है, क्या वो अंडा देता है स्तनधारी, नहीं, स्तनधारी बच्चा देता है, तो उसको बच्चा देना चाहिए, लेकिन ये अंडा देता है। तो ये अपवाद हो गया, और अपवाद ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंडा देने वाला वैसे स्तनधारी कौन कौन सा है, एक एकिडना और दूसरा डकविल प्लेटिपस। तो डकविल नहीं रखिए, सिर्फ प्लेटिपस याद रखिए, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस। वैसा स्तनधारी जो अंडा देता है बच्चा नहीं देके, वो है एकिडना, और दूसरा कौन है, प्लेटिपस। दो याद कर लीजिएगा। और एक वैसा स्तनधारी जो पक्षी की तरह उड़ता है, वो है चमगादड़। ये क्या है, चमगादड़ है, पक्षी नहीं होके एक स्तनधारी है, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ता है जिसका नाम है चमगादड़। दो मात्र ऐसे स्तनधारी जो बच्चा नहीं देकर अंडा देता है, वो है एकिडना और प्लेटिपस। एक जगह लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डेट डॉट में भी मदद करता है। देखिए पौधे का तना जो है कि इसका कार्य क्या होता है, इसका 3-4 गो कार्य होता है। ये क्या करता है, जल के साथ भोजन को क्या करता है, पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। किसके साथ, जल के साथ, पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका क्या है, दूसरा कार्य है जो भी पोषक तत्व है वो पोषक तत्व या भोजन को ये क्या करता है, अपने पास क्या करता है, भंडारित भी करता है, दूसरा कार्य। तीसरा इसका कार्य क्या है कि जो भी आपको पेड़ पौधा में फूल पत्ती वगैरह दिख रहा है, फल फूल पत्ती, ये सबको सहारा प्रदान करता है। कौन, तो ये पौधा का तना करता है, तीसरा काम। चौथा काम इसका क्या है, चौथा है कि पौधे को आकार भी देता है, पौधे को क्या करता है, आकार भी देता है। तो ये 3-4 इसका कार्य है। तो इस प्रकार पौधे के तना का कार्य क्या हो गया कि जल के साथ भोजन को वितरित करता है पौधे के हर एक भाग में, साथ ही साथ क्या करता है, भोजन का भंडारण भी करता है, पौधे को आकार भी देता है, और क्या करता है, पोषक तत्व को भंडार करता है, और क्या करता है, फल फूल पत्ती वगैरह जितना है उसका भी क्या करता है, ये सहारा प्रदान करता है। जबकि श्वसन पत्ती करता है, प्रकाश संश्लेषण पत्ती करता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। आप लिख लीजिएगा इतना 4 कार्य जो बताए, क्योंकि यही चारों में से हमेशा बार बार पूछते रहता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। तो लिपिड क्या है, लिपिड या वसा, लिपिड्स या क्या, बसा। आप लोगों को बताए थे लिपिड या वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वसा का जो हमारा पाचन शुरू होता है लिपिड या वसा का, वो डायरेक्ट कहाँ से होता है, हमारा यकृत से। कहाँ से होता है, यकृत से। और यकृत में कौन करता है, तो पीत अम्ल या पीतरस करता है, पीत अम्ल या पीतरस करता है। अम्ल लिखता है लेकिन ये तो क्षारीय प्रकृति का होता है, फिर भी पीत अम्ल या पीतरस करता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक आपका अग्नाशय से निकलता है जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। लेट कौन कौन निकलता है, पैंक्रियाज इंग्लिश में, और हिंदी में अग्नाशय। तो स्पेस नहीं है तो पी लिख दिए। एल से हो गया आपका क्या, लाइपेज जो किसको पचाता है, वसा को पचाता है। ए से एंजाइम, ए से एमाइलेज हो गया जो कि कार्बोहाइड्रेट को, टी से ट्रिप्सिन हो गया जो प्रोटीन को पचाता है। इस प्रकार पीत अम्ल और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड या वसा को पचाएगा, जबकि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। तो इस प्रकार 1 और 2 जहां ऑप्शन होगा वो होगा केवल 1 और क्या होगा, 2 सही होगा। इस प्रकार 19 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या होता है, तो नाइट्रेट अभी जस्ट बताए थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हुआ और सेट नंबर 11 समाप्त हुआ। शायद आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। ये सेट आप लोग पीडीएफ के रूप में निकाल लीजिए, जैसे बताते हैं या तो कॉपी पे लिख लीजिए या इसी सेट पे लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल हो। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शायद ये 20 क्वेश्चन नहीं है, सही से देखेंगे तो ये 60-70 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 80 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो आप लिखिए, प्रत्येक दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए। शायद उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम में कभी भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ